हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड आई होप आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आ गए हैं मैथ्स के सेशन के साथ। ओके, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके PYQs से ही लिए हैं मैंने आज। और आज के बाद हम शायद आपको 11 को एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चंस हैं देखते हैं अभी कौन कौन जुड़ रहा है हमारे साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलस का, राइट। कैलकुलस हम छोटी उम्र से ही करते हुए आ रहे हैं और 11th-12th में थोड़ा अच्छे से करते हैं इसको। तो 11th-12th का ही जैसा होता है सब कुछ, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, थोड़े बहुत ही जो चेंज होता है वो आता है इसमें, ठीक है। तो आगे हम अपना देखते हैं स्टार्ट करके। ये तो हमारा वही है, और जितने भी इग्नू के स्टूडेंट्स हैं आपके, अगर फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी आप बोल सकते हैं कनेक्ट करने के लिए। और जितनी ज़्यादा ऑडियंस हमारे पास आएगी हम उतना ज़्यादा मेहनत करेंगे। वैसे भी हम मेहनत करते रहते हैं, हमारे जितने भी साथी लोग हैं बहुत मेहनती हैं, ठीक है। उनके साथ मैं आज जुड़ा हूँ। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमने लिया है ट्रू और फॉल्स से लिया है, ठीक है। ये आपका जून के पेपर से था, 24 में आया था ये। ओके, अब यहाँ पे इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ये ट्रू और फॉल्स है कि नहीं। जब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जनरली इग्नू में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर ही होता है और उसी के 20 मार्क्स होते हैं और वो कंपलसरी क्वेश्चन भी होता है। इस बात का भी हम सबको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंपलसरी क्वेश्चन को हमेशा करें। आपको सिर्फ अगर आप एग्जाम में ट्रू और फॉल्स लिख के आ जाएंगे तो अगर टीचर अच्छा हुआ तो शायद 1 नंबर दे दे, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो नंबर नहीं देते हैं, वो काट देते हैं। आपको जस्टिफाई करना होता है कि ये ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है, ठीक है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो सिंपली हमारे पास क्या लिखा हुआ है, d/dx ब्रैकेट इंटीग्रल 3 e⁻x नेचुरल लॉग t dt, जो कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो ax ln 3 के बराबर है, राइट। अब यहां पर हमारे पास एक छोटा सा फंडामेंटल थ्योरम है, उसको आपको याद रखना है बस। ये आपका मिनटों का क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, लेनिन्स रूल बोलते हैं इसको हम, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका जो डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक साथ होता है, तो उस केस में हमारे पास एक सिंपल सा एक रूल इन्होंने दिया था कि अगर हम कोई f ले रहे हैं x के साथ तो हमेशा वो fx के रूप में ही आता है, ठीक है। बट अब इसको इग्नोर भी कर सकते हो। अब सिंपली उनका जो रूल था वो क्या था, वो ये था कि d/dx ऑफ एनी इंटीग्रल, लेट सपोज ये a है और ये gx है और यहाँ पे हम ft और dt लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको हमेशा जो रिजल्ट देगा वो इस तरह से देगा, f(x) या आप बोल सकते हैं इसको gx और सिंपली डॉट gx का डेरिवेटिव, ठीक है। इतना से याद रखना है, आपका आंसर आपके पास मिलेगा। तो ये बस आपको याद रखना है। अब मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके चलता हूं पहले, फिर हम इस पे वापस आएंगे अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। लेट सपोज मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिया कि डेरिवेटिव ऑफ f sin t dt। तो इस और यहाँ पे इंटीग्रल लेना है हमें, 1 मिनट। और इंटीग्रल लिया हमने यहाँ पर 0 और x², ठीक है। तो सिंपली ये आपका सिंपल ये आपका क्या है, ये जो आपका है ये क्या है, gx है, ठीक है। क्या है ये आपका gx। अब इसका डेरिवेटिव आपको ये पता है कि x² का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है 2x। तो सिंपली आपको 2x लिखना है यहाँ पे और sin t जहाँ पे लिखा हुआ है उसमें बस आपको कुछ नहीं करना, डॉट लगा के sin x² लिख देना है, ठीक है।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। अब अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। इसको हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये आंसर सही है कि नहीं। तो इसको जब हम वेरीफाई करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास पहले हम LHS को लेंगे। किसको लेंगे? LHS को। अब आपको एग्जाम में कैसे करना है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अभी हमने क्या किया, बस छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया और एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझने की कोशिश करी है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ से स्टार्ट करना है। ये आपका एग्जाम में जैसे लिखना है वो पैटर्न है। पहले आपको LHS लिखना है। LHS पे क्या है, d/dx 3e⁻x log नेचुरल log t एंड dt, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे अब हमें सीधा ही जो लेनिन्स टेस्ट है वो लगा देना है। लेनिन्स टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ये जो log t है इसको देखना है और जो ये ex है इसको देखना है बस। अब जो ex है, डेरिवेटिव ऑफ ex क्या होता है, ex ही होता है, ठीक है। अब log के पास क्या है, t है, तो यहां पे सिंपली क्या हो जाएगा, ln t, t की जगह पे क्या हो जाएगा e⁻x। अब आपको पता है नेचुरल log का बेस क्या होता है, e होता है, तो सिंपली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, सिर्फ और सिर्फ x आ जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, फाइनल आंसर जो होगा हमारा वो होगा x.ex, ना कि x(ex) माइनस log ऑफ 3। ओके, अब किस किस को ये क्वेश्चन मतलब ये तरीका आसान लगा और इस टेस्ट के बारे में पता था, सिंपल सा टेस्ट है। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस अपने बस थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, थोड़ा याद रखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे, ठीक है। तो अगर आप अपना कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप सिंपली सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से आप इतना नोट कीजिए, ये हिस्सा यहां से लेकर के ये आप नोट कीजिए और ये हिस्सा यहां तक नोट कीजिए और ये आप फॉर्मूला यानी प्रिंसिपल आप जरूर नोट कीजिए। बाकी जो हमने सीखा है ये आप अपनी समझ के लिए याद रख सकते हैं, एग्जाम्पल एंड दिस वन, ठीक है। अगर आप हमारी वीडियोस देखते रहेंगे और साथ में मेहनत करेंगे मुझे पता है कि जनरली जो इग्नू के स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑफिस भी करते हैं साथ साथ में, या पढ़ाई या कुछ और भी कर रहे होते हैं साथ साथ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितने कम समय में जितना ज़्यादा आपको मिले, हम वही कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा मिले, ठीक है। हमारे साथ कनेक्टेड रहें। तो आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये बाइनरी ऑपरेशंस है और ये सेट्स के क्वेश्चन होते हैं हमारे, ठीक है। सेट भी आपका कैलकुलस का ही छोटा सा पार्ट है। अब सिंपल यहाँ पे देखो आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, a plus b is equal to a plus b defines as a binary operation on Q the set of rational number। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको सिंपली देखो पहले समझना है कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। अब किसके ऊपर, Q, ठीक है। Q क्या होता है आपका, रैशनल नंबर। तो अगर हम ये ऑपरेशन रैशनल नंबर के ऊपर कर रहे हैं तो जो भी आपका नंबर हो, मतलब जो भी आपका रिजल्ट होना चाहिए वो भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, पहले क्या ध्यान रखना है कि अगर आपका क्वेश्चन रैशनल नंबर के ऊपर बेस्ड है, इट मींस द रिजल्ट मस्ट बी अ रैशनल नंबर। ओके, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। तो अगर हम यहां पर एज एन एग्जाम्पल लेके चले तो सिंपली पहले हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यही लिखना होगा और यहां पर ये भी ट्रू और फॉल्स का ही है, तो आप आंसर तो यहां पे फॉल्स ही आएगा, बट कैसे आएगा वो भी समझते हैं। सिंपली हमारे पास ये जो है एडिशन को लेके काम करना है हमें। किसको लेके काम करना है, एडिशन को लेकर के। और किसके ऊपर काम करना है, हमें काम करना है किसके ऊपर, हमें काम करना है रैशनल नंबर के ऊपर। क्या हम सबको रैशनल नंबर पता है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम किस में डिफाइन कर सकते हैं, P बाय Q की फॉर्म में। ओके, वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इसके साथ साथ आपको ये भी समझ में आना चाहिए या पता होना चाहिए। तो अगर हम इरेशनल नंबर को देखें तो इरेशनल नंबर इन जनरल जिसको हम P बाय Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट
नहीं कर सकते। जनरली ये प्राइम नंबर्स होते हैं जो रूट में होते हैं, जैसे √2, √3, √4 एंड सो ऑन। पाई भी आपका एक इरेशनल नंबर ही है, तो यहां पर हम उसको चलो लेके देखते हैं। हम एज एन एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, ए को भी 1 मान ले रहे हैं और बी को भी 1 मान ले रहे हैं। यहां पर आप लिखोगे जस्टिफिकेशन, ठीक है, आपने आंसर लिखा, ठीक है, उसके बाद आपको जस्टिफिकेशन लिखना है अगर ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का हिस्सा है तो। हमने ए को भी 1 माना है और बी को भी 1 माना है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 1 + 2, ठीक। राइट हैंड साइड पे क्या है, ये हमारे पास है 1 + 2। देखो यहां पे अगर हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहां पर तो आपको ये रैशनल नंबर मिल रहा है, ठीक है। वैसे इसको हमें लिखना नहीं है, ये ऐसे मत करना, बस वो समझाने के लिए मैं लिख रहा था। सिंपली अगर आप इसको देखो राइट साइड वाले को, तो यहां पे क्या है, यहां पे आपका ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, √3 में। क्या √3 एक रैशनल नंबर है ना? √3 रैशनल नंबर नहीं है। अब आपके मन में सवाल जो अभी जुड़े हैं उनके मन में क्या सवाल रहेगा कि भाई अगर ये इरेशनल नंबर है तो इससे सवाल का क्या ले देना है। सिंपल सा हमें ध्यान यही रखना है जो मैंने सवाल में ही समझाया आपको, कि हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन अगर हमारा रैशनल नंबर से रिलेट कर रहा है तो हमारा आंसर भी किससे रिलेट करना चाहिए, रैशनल नंबर से ही रिलेट करना चाहिए। सिंपल है। तो अगर ये इरेशनल दे रहा है तो हम लिखेंगे एज द operation was on rational number, hence result must be rational। ओके, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि a+ is not satisfactory for AB for A, B belongs to rational number। ओके, इतना लिखोगे, आपका जस्टिफिकेशन के साथ जो भी आंसर, जो भी आपके नंबर होंगे वो आपके कहीं नहीं जाएंगे, वो कटेंगे नहीं, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और आप इसे जब तक नोट कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। 1 ए की जगह 1 ए की जगह 1 और 2 की जगह बी की जगह 1 ले सकते हो। हमने क्या किया है, ए की जगह 1 और बी की जगह 2 ले लिया है। आपकी इच्छा, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हो और ये शॉर्टकट ही है। अदरवाइज जब हम इसको इनिशियली करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप 2-3 बार करके दिखाना होता है। मतलब ए की वैल्यू एक बार ली, फिर बी की वैल्यू भी ली, फिर करते रहे 3-4 स्टेप्स करेंगे तब। बट सिंपली जस्टिफिकेशन था ये भी सेट का ही क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे फिर से समझा रहा हूं मैं। सेट आपके पास ये लिखा हुआ है, ये आपकी कंडीशंस है, ठीक है ना। ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म इज एन इनफाइनाइट सेट। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट सेट। सेट जो होते हैं आपके फाइनाइट कौन से होते हैं, इनफाइनाइट कौन से होते हैं, बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होने चाहिए। अंडरस्टूड। अगर हमें ये पता है कि व्हाट इज फाइनाइट, और अगर हम शब्दों पे जाएं सीधा, फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, जिसको हम आसानी से ऑन टिप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट कर सके, दैट इज फाइनाइट सेट। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइट सेट, इट मीन्स कि कोई वही नहीं है, मतलब उसमें एलिमेंट्स की संख्या को हम पता नहीं लगा सकते। जैसे रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, दीज आर ऑल इनफाइनाइट सेट। हमें नहीं पता इनमें कितनी संख्या है कितनी नहीं है, दीज आर कंपैरेटिवली नॉन इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट। अब फाइनाइट, जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन होगी तो वो सेट आपका फाइनाइट सेट ही होगा। रीजन मैं बताता हूं आपको कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू अगर स्क्वायर है, यानी कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही एलिमेंट बनेंगे, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 एलिमेंट बनेंगे, और अगर ये आपका टेट्रिक इक्वेशन है तो 4, वैसे पेंटिक के लिए 5, ऐसे ही आप करते रहोगे। जितनी ज्यादा x की पावर बढ़ाओगे, जितनी x की डिग्री बढ़ती रहेगी, उतने ही आपके सॉल्यूशंस आएंगे और वही आपके सेट के नंबर भी होंगे। तो आपको आंसर तो पता लग गया होगा कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, s, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि x की मैक्सिमम पावर क्या है, डिग्री क्या है, 2 है। तो जब डिग्री 2 है तो इसका सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, कैसे करते हैं ये समझते हैं।
सबसे पहले आपको ये जो लिखा हुआ है ये तो आप लिख दोगे कि ये इनफाइनाइट है, तो पहले लिख दोगे फॉल्स, ठीक है, क्योंकि ये भी ट्रू और फॉल्स का ही आएगा। तो इसको हम लिखेंगे फॉल्स। अब यहां पर जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है ये क्या है, x बिलोंग्स टू r सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसे लेंगे क्योंकि रिलेशन को ही लेके हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे r सच दैट एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब सिंपली हम यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 को बचपन वाले तरीके से फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। बचपन का मतलब क्या है, जब हम 9वीं 10वीं या 6ठी 7वीं से स्टार्ट हो गया था वैसे, तो उसके हिसाब से, एक मिनट, ये माइनस है यहाँ पे, क्वेश्चन में भी माइनस है, माइनस, हाँ। तो इसको हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं इसको हम, ठीक है, छोटी क्लास का ही है, तो ये आपको समझने में तकलीफ नहीं होगी। सिंपली इसमें क्या करना होता है कि ये इसके साथ जो है और जो यहाँ पर है इसको हमें 1 × 2 दैट इज इक्वल टू 2। अब बीच वाली संख्या को ऐसे ब्रेक करना होता है कि ये जो आपका दिख रहा है प्लस का साइन, प्लस करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, यही नंबर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर जो ये फैक्टर है, मतलब मल्टीपल है ए और सी का, ए सी वेरी मच नीडेड फॉर एवरीवन। ए सी निकालने के लिए हमें क्या, ए सी आना चाहिए। तो 3 को ऐसे कौन से फैक्टर करें जिससे प्लस करने पर वो -3 आ जाए और सॉरी मल्टीप्लाई करने पर वो 2 आ जाए, बताइए। तो ये हो जाएगा -2x और -x और प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 और ये एक्स स्क्वायर। देखो हमें पता है माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस सेटिस्फाई कर रहा है। 1 और 2 कितने हो गए, 3। अब अगर हम यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करें 2 और 1 की, तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो अब हमें क्या बनाना है, एक छोटा सा पेयर सा बना लेना है कि इनमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है। तो हमें यहां से लिखना है x कॉमन लिया हमने, तो ये बचा x -2, और यहां से अगर हम -1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x -2 दैट इज इक्वल टू 0 लेके चलना है। तो अब ये x -1 और x -2 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक बार x की जो वैल्यू होगी वो 1 आएगी और एक बार जो x की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, ठीक है। तो सिंपली अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो रोस्टर फॉर्म में जो s की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी s इज इक्वल टू 1, 2। नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन्स ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय दिस। अब हमारे पास ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है मतलब मे बी अगर किसी को बेसिक नॉलेज थोड़ी सी कम होगी तो शायद थोड़ा सा टफनेस आए आपको, बट अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक लेके हो अपने साथ तो इट विल बी इजी फॉर यू। सो लेट्स टेक दिस वन। अब आपको क्या करना है, इसके डोमेन्स फाइंड करने हैं। जब हम सेट पढ़ते हैं तो सिंपली 2 तरह के बॉक्सेस बनते हैं, ठीक है, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। डोमेन आपके वो एलिमेंट्स होते हैं, चलो इसको हम ए बी सी के थ्रू लिख देते हैं, ए बी सी डी ई, जो क्या करते हैं वो इमेज बनाते हैं किसमें, कोडोमेन में, ठीक है, रिफ्लेक्शंस। यहां पर सिंगल एलिमेंट हो सकता है, ओनली सिंगल एलिमेंट इज अलाउड, या आप कह लो कि सिंगल इमेज इज अलाउड। अलाउड, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि हमने यहाँ पे लिखा ये x y z m n जो भी है,
वो आ गया। अब सिंपली डोमेन फाइंड करना है, तो डोमेन डिपेंड करता है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन है या इक्वेशन है, फंक्शन है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वहां पर वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो। अब इसको हम कंपेयर करते हैं जीरो लाइन से, यानी कि जीरो से कंपेयर करते हैं। जीरो के लेफ्ट मूव कर रहा है, जीरो के राइट मूव कर रहा है, जीरो के लेफ्ट मूव कर रहा है या जीरो के राइट मूव कर रहा है। ओके, अब ये डिपेंड करता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो 2 माइनस एक्स है, ये अगर हम देखें कंपेयर करके, तो इन कंपैरिजन अगर हम देखें सिंपली, अच्छा इसमें कुछ और रेंज तो नहीं दी गई ना, नहीं दी गई, तो जीरो के बराबर रख के देखते हैं इसको। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ये हमने क्या किया है, नोमिनेटर यानी कि मैं इसे नमरू बोलता हूं, हमने नमरू को चेक किया है। किसको चेक किया है, नमरू को। ठीक है, चेक करने का तरीका यह है कि आपको उसे जीरो के इक्वल रख के चेक करना है, या देखना है जीरो से बड़ा है या छोटा है, वो चीज चेक करनी है। अब अगर हम नीचे देखें डिनोमिनेटर को, यानी कि हम बोलते हैं इसको डमरू, क्या बोलते हैं, नमरू एंड डमरू। ठीक है, तो नमरू को चेक कर लिया, नमरू की जो वैल्यू है वो 2 आ रही है एग्जैक्ट। तो जो वैल्यू आपको एग्जैक्ट मिलती है, जिसमें हम रेंज का नहीं देखते कि भाई रेंज क्या है यहां से यहां तक, तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी लास्ट में लिखेंगे वैसे, बट इसको आप थोड़ा सा ध्यान में भी रखना, मैंने आपके लिए ही लिखा है, बट आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना। जब हम डमरू को चेक कर रहे होंगे, तो डमरू को चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसमें जो एक एलिमेंट है एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव हो नहीं सकता, कांट बी नेगेटिव। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ प्लस 1 है, तो जैसा कि लक्ष्य ने कहा, तो यहां पर सिंपली क्या हो जाएगा, ये हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, विल नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जीरो के बराबर नहीं हो रहा है, तो यानी कि हम सिंपली ये एक्स स्क्वायर इस तरह से लेके चलेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि जीरो की वैल्यू तो होगी ना, तो जीरो से 1 से बड़ा, ठीक है, 1 से बड़ा या 1 के बराबर ही आएगा, 1 से बड़ा या 1 के बराबर ही आएगा। बट अगर हम यहां पर इस वाली x की वैल्यू चेंज करते रहें, मतलब कि अगर हम, मैंने अभी जैसे कि यहां समझाया आपको कि ये किससे डिफाइन होता है, ये आपका डिफाइन होता है जीरो के हिसाब से। तो जीरो के पीछे भी नंबर्स हैं और आगे भी नंबर्स हैं, पीछे भी नंबर्स हैं और आगे भी नंबर्स हैं। तो अगर मैं 2 माइनस एक्स की बात करूं, तो ये यहां पर किससे छोटा हो सकता है, जीरो से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, किससे छोटा हो सकता है, जीरो से छोटा भी हो सकता है। यहां से हमें जो इसका डोमेन मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, डोमेन, वो ओपन इंटरवल ऑफ माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल ऑफ प्लस इंफिनिटी तक लेके जाएगा। कहां तक लेके जाएगा, ओपन इंटरवल ऑफ माइनस इनफाइनाइट नंबर, यानी कि आप कोई सा भी नंबर ले लो यहां पे, लेकिन आप जैसे ही 2 लोगे तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। जैसे ही आप क्या लोगे, 2 लोगे, तो ये जीरो के बराबर हो जाना है। क्यों, क्योंकि 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और जैसे ही हम जीरो बन जाता है, जैसे ही जीरो बनेगा तो हमारा जो भी फंक्शन है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जीरो बन गया, इसका मतलब वहां पर वो फॉल्स होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो इसका फाइनल पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमारे पास +2, और जो नॉन फाइनल पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी की कोई सी वैल्यू लेंगे हम, तो वहां पर हमारा ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है वो उसकी रेंज होगी, और मैक्सिमम रेंज कहां तक होगी, 2 तक, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। यहां में किसी को डाउट, और इसे नोट करें, और यही जो रीजन है ये हमें लिखना है अपने एग्जाम में, डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए। ओके, ये क्वेश्चन आप देखो, जो बच्चे बोल रहे थे ना कि भाई ऐसे क्वेश्चन कराओ जो आने ही आने होते हैं, तो ये वही क्वेश्चन है जो आने ही आने होते हैं। ठीक है, ये नहीं आया तो इसके जैसा जरूर एक आएगा, गारंटीड, लिख के ले लो आप। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पर देखो पढ़ने में तो बड़ा कठिन सा लगेगा ये, बट बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। ठीक है, इतना सिंपल कि आप कहोगे कि भाई साहब, अगर आपने
छोटी क्लासेस में ध्यान से ही पढ़ा होगा ना, बहुत ध्यान से, तो बहुत ज्यादा सिंपल है आपके लिए। अब देखो क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं ना तो मेरी छोटी सी बात मानना आप लोग कि आपको यह समझना है कि जब भी सेट का क्वेश्चन आता है तो वो किस पर लाई कर रहा है, किसके लिए है, रैशनल नंबर के लिए है, इरेशनल नंबर के लिए है, नेचुरल नंबर के लिए है, रियल नंबर के लिए है, कौन से नंबर पे हमें ऑपरेशन करना है, ठीक है, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर के लिए, नेगेटिव इंटीजर के लिए। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जो द सेट आर इज अ रियल नंबर विद द यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लीकेशन इज गिवन, डिफाइन एज एस्ट्रिक, ठीक है, इसको हम एस्ट्रिक पढ़ते हैं, एंड दिस इज द रिलेशन, ठीक है, ये आपका क्या है, आर फॉर द रिलेशन, ये आपका रिलेशन है। अब ओके यहां देखो लिखा है कि आर इज अ एस्ट्रिक रिलेशन एंड डॉट इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज डॉट, यानी कि मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एस्ट्रिक इन आर चेक, हमें चेक करना है, क्या करना है, चेक। तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों आनी चाहिए, ठीक है। पहले जो प्लस वाला है हम इसको चेक करते हैं। सिंपली हमारे पास देखो ये रूल है कि ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी मस्ट बी इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, ठीक है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन का तो ये 5 नंबर का आएगा आपका, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये आना ही आना है। सिंपली हमें ये चेक करना है। अब पहले हम एडिशन पे चेक कर रहे हैं तो हम यहां पे लिखेंगे फॉर एडिशन, ठीक है, क्या लिखेंगे, फॉर एडिशन। अब एडिशन के लिए हमारे पास जो ऑपरेशन है वो क्या है, ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2 फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, किससे बिलोंग कर रहा है वो, रियल नंबर से। अब एडिशन के लिए चेक करना है तो हमें एक एलिमेंट लेना है सी, तो यहां पर आप इसको कंसिडर लेके चलेंगे, इसको ही लेके चलेंगे हम हमेशा के लिए, ट्रेडिन ट्रेडिन। तो ये ए प्लस बी, ये चलो रुको 1 मिनट, थोड़ा सा चलो हाँ ऐसे कर लेते हैं, ए प्लस बी LHS लिखेंगे पहले, ए प्लस बी एस्ट्रिक सी, यही है। अब इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे तो यहां पे हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। अब इसको अगर हम सॉल्व करते चलें तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 2c डिवाइडेड बाय 2, राइट। ये यहां तक हमारा स्टेप हो गया। अब सिंपली इसी को फिर हमें RHS करना है, RHS लेके चलेंगे तो हमें इसके ऊपर काम करना है। बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों को, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को चेक करना है। तो दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें 2 अलग अलग हिस्से हैं, LHS और दूसरा हिस्सा है RHS। तो दोनों के ऊपर जो एडिशन है आपका उसको चेक करना है। तो आपको ये जो है आपका फंक्शन दिया हुआ है, इसी फंक्शन के ऊपर चेक करना है आपको। तो ए और बी लिखा हुआ है, आपकी इच्छा है कि आप ए और बी की वैल्यू लेके, वैल्यू मान के आप भी कर सकते हो, बट आपकी इच्छा है कि आप इस पे भी करोगे। तो आप कैसे करोगे, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट सी लोगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा सी लेके चलते हैं। तो सी लिया हमने। अब RHS पे क्या है हमारे पास, RHS पे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, सिंपल है। अब इसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ये 2a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब सिंपली हम देख सकते हैं कि जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं आएगा। अभी अगर आपको यहां पर क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पर वैल्यूज लेनी है हमें, ए की, बी की और सी की। ए, बी और सी तीनों की वैल्यू लेनी है और वैल्यू लेके फिर हमें उसे क्या करना है, दिखाना है सॉल्व करके। ओके, तो क्या यहां पर एडिशन आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर। अब नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं हम यहां पर ये यहां पर हो गया, हमें यहां पर सिंपली लिख दोगे एडिशन, चेक कर लिया हमने,
कि एडिशन इज नॉट अंडर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर दिस गिवन फंक्शन, राइट। अब हम मूव कर रहे हैं, एक मिनट इसको देख लेते हैं। अब हमें चेक करना है इसको मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर चेक करना है तो हम सिंपली, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में डॉट होता है, ठीक है, क्या होता है, डॉट। तो स्टिल हमारे पास a प्लस बी बाय 2 है, जो कि हमारे पास a एस्ट्रिक b के साथ लेके चल रहा है। तो अब इसमें भी हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है, a डॉट b डॉट c मस्ट बी इक्वल टू a डॉट b डॉट c। इसमें भी दो साइड बन गई, तो यहां पर भी क्या करना है, हमें LHS लेके चलना है। LHS क्या है हमारे पास दोस्तों, LHS है हमारे पास a प्लस बी, ओके सॉरी LHS मैंने उल्टा ले लिया, तो हम इसको उल्टा ही करेंगे, ठीक है। यहां पर लेना है हमें यहां पे लेना है हमें c डॉट a प्लस बी और डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC प्लस BC डिवाइडेड बाय 2। इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते सॉल्व। तो अब LHS खत्म, RHS के ऊपर बढ़ते हैं। RHS क्या है हमारे पास, वो है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 डॉट c। अब c को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये AC प्लस BC इज इक्वल टू सॉरी अपॉन में 2। देखो यहाँ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, क्या आपको इसमें कोई दिक्कत लगी? सिंपली हम क्या कर रहे हैं, जो हमें ये ऑपरेशन दिया हुआ है इसी के ऊपर काम करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि a डॉट के बाद जो भी हमारे पास BC है, ठीक है। अब ये BC के ऊपर जो ऑपरेशन लगा हुआ है वो अलग है, कि वो कुछ भी हो सकता है, प्लस में माइनस में जैसा भी है वो हो सकता है। तो वो याद रखना है, क्वेश्चन के थ्रू ही, हमें क्वेश्चन से ही लेना है, ये हमें अपने मन से नहीं बनाना इसको, हमें उसे क्वेश्चन से ही लेना है। और सिंपली जो हमारी प्रॉपर्टी करी है वो करना है। पहले हमारी प्रॉपर्टी करी थी कि a को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, ऑपरेशन के साथ। हमारा ये रहा ऑपरेशन, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया। ऑपरेशन क्या है, a प्लस बी है, a प्लस बी बाय 2 लिया हमने, a प्लस बी बाय 2 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया c से। तो सिंपली AC प्लस BC आया, AC प्लस BC आया, सिंपल है एकदम। अब जब हम RHS पे गए तो यहाँ पे क्या है, AB प्लस C उधर करना है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, वापस से वही आया। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका LHS है वो किसका है, RHS के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि जो फंक्शन है या जो मल्टीप्लाई है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंडर में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अगर यहां इस क्वेश्चन को करने में कोई डाउट किसी को आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम उसको रीड करके समझेंगे कि भाई क्या है, क्या दिक्कत है, दोबारा समझेंगे उसको। आई होप ये चीजें, अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसको भी क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। एंड आप लोग शायद टेलीग्राम से भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी हम आपको जो भी रेपुटेटेड आंसर होगा वो आपको देंगे। और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो उसको ही पूरा करेंगे, ओके। सो लेट्स मूव। ओके, द नेक्स्ट वन इज, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका इंटीग्रेशन से है, एक्सप्रेस एज द सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब आपको इसमें लिखा हुआ पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है, बट ये नहीं लिखा हुआ कि इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो लेकिन करना आपको क्या है, इंटीग्रेट ही है, भले ही एक्सप्रेस करके एक्सप्रेस करना है आपको, एक्सप्रेशंस मैटर्स, ओके। इफ यू एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ वेल यू कैन टेक अ हाइट। और यहाँ पे एक्सप्रेस बोला गया क्वेश्चन के लिए, तो देखो सिंपली पहले हम इस पे वर्क करेंगे, x माइनस 1 एंड एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x। सबसे पहले जब हम पार्शियल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हमें डमरू को ध्यान रखना होता है, ठीक है। नंबरों को इतना फोकस नहीं करते हम, ठीक है। जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो समझ लो कि मैं नोमिनेटर को नंबरू बोलता हूँ, डिनोमिनेटर को डमरू बोलता हूँ, ताकि थोड़ा फन भी बना रहे क्लास में और बच्चे बोर भी ना हो और चलता भी रहे। तो डमरू जी के साथ शुरू करेंगे, फैक्टराइजेशन शुरू, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करना है हमें, ऐसे करके स्टार्ट करना है, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर,
आप डी आर लिख के आ जाएंगे तो जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो समझ जाते हैं। तो यहां पर ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दिस विल गिव एक्स स्क्वायर एक्स और 2। ओके, अब नाउ ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारे पास। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, राइट। तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो उसको सेम वही ए सी, ठीक है, हिंदुस्तान की नई जरूरत ए सी हो चुकी है, गर्मी बहुत है क्योंकि, है ना। तो हिंदुस्तान की नई जरूरत को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूरी कर रहे हैं ए सी के थ्रू, छोटा ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर ए सी कितना आएगा, -2 × 1 दैट इज इक्वल टू -2। अब इसको में माइनस करके तो -1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए। सिंपली हम ये लिख सकते हैं -2 + x, प्लस माइनस माइनस होता है, और एक्स स्क्वायर, और ये बाहर जो है ये ऐसे चलता रहेगा x, तो ये आएगा यहाँ पे x कॉमन, x -2। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं मिटा देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ अगर ना समझ में आए तो। उत्तरी इतनी गलती मत करो सर। हाँ, और ये यहाँ से मिट गया यार, क्या था ये, माइनस था। अब देखो ये ऑलरेडी माइनस में है तो हम यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x -2। तेरी यार, x -2, स्पीड ही कम कर दी भाई उन्होंने मेरी, मतलब बोर्ड ने स्पीड कम कर दी। कोई नहीं, हम बोर्ड के हिसाब से काम कर ले रहे हैं। तो x -2 यहाँ पर कॉमन हो गया, x -2 और x +1, हमारे पास ये फैक्टर आ गया, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, ये फैक्टर आ गया। तो सिंपली हम ये लिख सकते हैं कि x -1 अपॉन x³ - x² - 2x इज इक्वल टू x -1, और अपॉन में क्या हो गया, x +1 और x -2, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास 3 अलग अलग फैक्टर है, 1 2 3, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे लिखना पड़ेगा आपको यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे x -1 अपॉन x +1 और x -2 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस b अपॉन +1 और c x -2, ठीक है। ये यहाँ पर a + b + c वाला रूल यहाँ पे लगेगा, ठीक है। इसको भी देखो, अब ये समझाने का मेरे पास थोड़ा सा आप ये समझ सकते हैं कि टाइम नहीं होगा, आप इसको रेफर कर सकते हैं अपने 12th की किताब से, ठीक है। थोड़ा सा तो हम डायरेक्टली लेके चल रहे हैं इसको, इसके लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा, हमारे पास टाइम की कमी है और बाकी क्वेश्चंस भी डील करने हैं हमारे पास। तो सिंपली आपको ये समझना है कि ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जो आपका बेस होता है, जो आपका बेस होगा उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की इक्वेशन की। तो यहाँ पे तो ये x -1 बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a के साथ x है तो इसमें से x हट के ये दोनों बचेंगे, यानी कि x +1 और x -2, और b के साथ x +1 है तो ये हट के क्या बचेगा हमारे पास, b x और x -2, और c के साथ क्या है, x -2 है तो ये छोड़ के ये दोनों बचेंगे। ओके, तो c x +1 और इनटू में x दिख रहा है आपको। ओके, ये मैं दोबारा लिख देता हूं, c के साथ x +1 और छोटा सा x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब एक जो प्रायर नॉलेज है हमारी, अब वो टेस्ट होगी आपकी, कि जब हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं सबका ही सेम रहता है, सिंपल सा, कि वो हमेशा 0 के बराबर से टेस्टिफाई करते हैं उसको। तो अगर हम इसको x +1 और x +2 को टेस्टिफाई करें 0 से, तो x की कितनी वैल्यूज होंगी, एक x की वैल्यू 0 होगी, एक x की वैल्यू 1 होगी,
सॉरी -1, और एक x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। क्या ये भी आपको बताने की आवश्यकता है कि ये 0 क्यों होगी, -1 क्यों होगी और 2 क्यों होगी? जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस का आंसर आएगा -1। ओके, और इसको रखेंगे तो इसको रखेंगे तो ये प्लस का, और जब इसको रखेंगे तो डायरेक्टली 0 ही रख रहे हैं हम, तो 0 के बराबर ही होगा। ठीक है तो एक एक करके हमें इन वैल्यूज को लेना है, एक एक करके हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को लेना है। तो पहले आप इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है प्रोसीजर, वो ये है कि हम एक एक करके वैल्यूज लेंगे। जैसे x इज इक्वल टू, पहले हमने क्या लेना है, 0 लेना है। जब x इज इक्वल टू 0 लोगे तो आपको वो टर्म देखना है जहां पे, तो पहले हमें x इज इक्वल टू 0 लेके करना है काम। अब आपको देखना है, दिखा देता हूं मैं आपको इसमें कि कहां पर x की वैल्यू, मतलब x नहीं है, तो यहां पर x नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म लेके चलेंगे, x -2 और x -1, और सामने क्या है हमारे पास, सामने है x -1। ठीक है, x -1 ही है, गलती ना हो जाए बस, x -1 ही है। अब क्योंकि हम यहां पे 0 ले रहे हैं, तो हर एक जगह जहां जहां पे x है वहां पे 0 रखेंगे। तो लिखेंगे a 0 -2 0 -1 एंड 0 -1। यहां से अगर हम देखें तो ये जाएगा a इंटू -2 इंटू -1 इज इक्वल टू -1। तो a की जो वैल्यू आनी है वो कितनी आनी है, -1/2। ठीक है, सिंपल है। अब हम जब x की वैल्यू -1 लेंगे तो हमें ये चेक करना है कि कहां पर x की वैल्यू x+1 नहीं है, इस वाले पे x+1 नहीं है, तो हम इसी को लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे b x और x -2 इज इक्वल टू x -1। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, x की जगह पे -1 लेना है, b -1 -2 इज इक्वल टू -1। -1 सॉल्व करेंगे इसको तो ये जाएगा माइनस और ये -3 इज इक्वल टू +2। अब ये हो जाएगा आपके पास, जो b की वैल्यू आएगी, b इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -+ -2 -2/3। ये b की वैल्यू आ गई और ये a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी। अब हम लेंगे x इज इक्वल टू -2। अब हम चेक करेंगे कि x की वैल्यू -2, x किसके साथ -2 नहीं है, इसके साथ -2 नहीं है, तो इसी को लेंगे। तो यहां लेंगे हम c x और x+1 इज इक्वल टू x -1। अब वैल्यूज रखेंगे c -2 +1 इज इक्वल टू -2 और -3। 2 की वैल्यू प्लस में लेनी है ना, हाँ। अरे यार भाई इसका भी ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलो ये तो बिठा ही देते हैं पूरा। x की वैल्यू यहाँ पर हमें +2 लेनी है, तो c +2 2 + 1 और इज इक्वल टू 2 -1। तो c 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1/6। ये तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आ गई तीनों की तीनों वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना है, ये लेना है x -1 और इज इक्वल टू a की जगह पर हमें लेना है कितना, a की जगह पे -1/2 और मल्टीप्लाई में x+1 और x -2, फिर प्लस b लेना है। b तो है आपका -3/2, तो इसको माइनस ही लेंगे।
-3/2 b है हमारे पास x और x -2। चलो कर लेते हैं पहले, फिलहाल उसके बाद करेंगे आपसे डिस्कस। और ये जाएगा 1/6 इंटू 1/6 के साथ क्या है, 1/6 के साथ है x प्लस 1 और x। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या था ये सोचना है हमें। इसके नीचे हमारा क्वेश्चन क्या था, वो है, वो लेके आना है वापस से। ठीक है, या तो आप देखो इस स्टेप को जो मैंने लिखा है इसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, आपकी इच्छा है, बट मैंने आपके समझाने के लिए लिखा है कि यहां पर ये जो वैल्यू है इसके नीचे जो भी डमरू में था वो डमरू कहाँ है, वो डमरू को ढूंढना है हमें। ठीक है, अब वो डमरू वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस भी वैल्यू से हमने सबको मल्टीप्लाई किया था वापस से उस वैल्यू से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और जो जो वैल्यूज हमारे पास बचेंगी बस उसी को लेके हमें इंटीग्रेट कर देना है, बस क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तो जो छोटी सी जगह है मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहीं पे खत्म कर दें इसको हम, क्योंकि आगे वाली स्लाइड में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, x-1 अपॉन x-2 और x+1 ये लेना है। अब a कितना था हमारे पास, -1/2, -1/2 और यहां पे क्या हो जाएगा 1/x, प्लस की जगह माइनस ही आएगा यार, -3/2 और इनटू में 1/x+1 और x-2 और फिर माइनस की जगह प्लस है तो प्लस 1/6 इंटू 1/x की वैल्यू है और यहाँ पे x-2 है, सॉरी x-2 है तो ये x+1 और ये x-2। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लॉग की वैल्यूज लगेंगी, बस सिंपल सा है और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो आप ये छोटा सा काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, बस इंटीग्रेट करना है इसको। 1/x का अगर हम इंटीग्रेट करते क्या होता है, log x होता है। उसी तरह से 1/x+1 का करोगे तो log x+1 होगा और 1/x-2 का करोगे तो क्या होगा, log x+2 होगा। ठीक है, अब इसे नोट कीजिए, मैं जरा देख, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई होप आप लोगों ने सबने ये कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ये फिर से इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। अब इसको, इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली पैटर्न को नोटिस करना है पहले कि पैटर्न क्या कह रहा है। अब आप यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपली इसको, तो यहां पर पावर 3 है x की, यहां पर पावर 6 है और यहां पर पावर 2 है। ठीक है, अगर मैं x की पावर 3 का डेरिवेटिव करता हूं तो वहां पे x² की फॉर्म में आंसर आएगा। ठीक है, और अगर मैं x की क्यूब का स्क्वायर करता हूं, अगर मैं x की क्यूब का स्क्वायर करता हूं तो उस केस में क्या होगा, सिंपली उसका पावर 6 हो जाएगा। तो इसी मोटिव्स के साथ हमें बढ़ना आगे। तो यहां पर हम करेंगे लेट x³ इज इक्वल टू t। तो अगर हम यहाँ पे dt अपॉन dx करें तो क्या हो जाएगा 3x² 2। और अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो dt अपॉन में 3 इज इक्वल टू x² और ये dx। अब आगे मूव कर रहे हैं। अब इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। तो ये रख देंगे हम cot इनवर्स t अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर और ये dt अपॉन में 3। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे आप नोटिस करो कि आपका जो cot इनवर्स t है, ये अगर हम इसको क्या करते हैं, डेरिवेट करते हैं तो क्या आता है, डेरिवेशन ऑफ cot इनवर्स x
क्या होता है 1/x², यही होता है। ठीक है, तो हम फिर से हम क्या करेंगे, हम मानेंगे u इज इक्वल टू कॉट इनवर्स t। थोड़ा फटाफट कर रहे हैं अब, क्योंकि आप लोग भी लेट हो रहे होंगे और मुझे भी थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो हम यहाँ पे du/dt करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस t² और सिंपली नथिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा du इज इक्वल टू 1 प्लस t² और इंटू में dt। कई बच्चे तो इसके बाद का स्टेप खुद ही कर सकते हैं। तो सिंपली अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रखना है इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे रखना है u और यहाँ पे रखना है अब ये du। ठीक है, क्या हो जाएगा ये du। तो इसका इंटीग्रेशन हमें आसानी से आता है। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा आपका u²। अच्छा, एक और बात हमें ध्यान रखते हुए चलनी है कि 1/3 हमारे पास साथ में चल रहा है, क्योंकि हम कभी कभी ये भूल जाते हैं, मैं खुद भूल जाता हूँ कभी कभी। ठीक है, बट स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते रहोगे तो आदत हो जाएगी। जब आदत होती है, आदत कैसे बनती है, अच्छी आदत अच्छी प्रैक्टिस से बनती है। आदत बुरी भी होती है और अच्छी भी होती है, तो हमें कौन सी वाली अपनानी है, हमें अच्छी वाली अपनानी है। और अच्छी आदत अच्छी प्रैक्टिस से बनती है, और अच्छी प्रैक्टिस तभी होती है जब हम एकांत होते हैं और साफ मन से कुछ काम करने के लिए बैठते हैं। तो हमें साफ मन से सहजता से काम करना है, तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अब सिंपली जो वैल्यूज हमने ली थी बस उसको पुट करते जाना है। इसकी जगह पे हमने क्या लिया था, u की जगह पे हमने कॉट इनवर्स लिया था, तो 1/3 इंटू कॉट इनवर्स t प्लस c। अब t की जगह पे हमने क्या लिया था वो लिख देंगे, कॉट इनवर्स t की जगह पे हमने लिया था x³ प्लस में c। यही आपका आंसर है। ठीक है, देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बस ऐसे क्वेश्चन में ना हमें ये देखना होता है कि किसका डेरिवेटिव है, कहां पर है। अदरवाइज तो इसको देख के ही होश उड़ जाते हैं बच्चों के। किसी स्टेप में किसी बच्चे को प्रॉब्लम आए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट के थ्रू भी और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी। ठीक है, अब मैं एक साइड में खड़ा हो जाता हूं ताकि आप लोग अच्छे से नोट कर पाओ। इफ यू आर डन नोटिंग लेट अस नो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यार देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको पता होना चाहिए कि सी हो, हाँ पेन ही है, सी लिखा हो चाहे आपका अपर कॉमा हो, इन दोनों का मतलब कॉम्प्लीमेंट ही होता है। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। फिर से जब भी सेट का क्वेश्चन आता है तो एक सिंपल सी बात हमें याद रखनी है कि हमें किस पे ऑपरेशन करना है। क्या हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये भी आपका शायद ट्रू एंड फॉल्स का ही क्वेश्चन है। ओके, तो इसको लेके चल रहे हैं हम। क्या लिखा हुआ हमारे पास, यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है क्यू एज एन रैशनल नंबर। तो क्यू एज एन रैशनल नंबर, तो अब आपका यूनिवर्सल सेट जो है रैशनल नंबर है। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों है। अब जेड आपके पास क्या होता है, इंटीजर्स, तो z होता है आपका इंटीजर। तो हमें क्या करना है, देन ये प्रूफ करना है कि a c यूनियन ऑफ जेड सी इज इक्वल टू दिस माइनस कर्वी टुन टुन टन टन टन। ठीक है, अब बात करते हैं, इस पे करेंगे हम काम। मेन जो हमारा काम है ये है। देखो सबसे पहले तो आप यहां पर लिख दोगे फॉल्स, अगर आपका ट्रू फॉल्स में आता है तो। मैं रीजन बताता हूं क्यों। देखो हमारे पास ये जो रिलेशन है इसमें 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है। अब यहां पर अगर आप देखोगे जो x की वैल्यू है वो इन्होंने क्या बोल रखी है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू √3 के बराबर बोली है। यानी कि √3 से वैल्यू बड़ी होगी या √3 के बराबर होगी। वी ऑल नो कि √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 होती है।
and 1.73 is what? Greater than 1. And if it is greater than 1, there not must be 1. यहाँ पर एक नहीं होना चाहिए था, तो एक है. अगर आपको सिंपल वन लाइन में अगर समझना है तो वो ये तरीका है. ठीक है, अगर वन लाइन में समझना है तो वो ये तरीका है कि हमें चेक करना है कि ये क्या है भाई, जो रिलेशन दिया हुआ है उससे समझना है, हमें रिलेशन के थ्रू समझना है कि दिया क्या है. सॉरी, गला थोड़ा खराब है मेरा. Q एंड x इज ग्रेटर देन √3. √3 की वैल्यू से बड़ा है, इसका मतलब उससे छोटी वैल्यू को हम कंसिडर नहीं कर सकते. तो सिंपली अगर यहाँ पर हम देखें तो वहां से उससे छोटी वैल्यू एक है, यूज हो रही है, तो उसको हम नहीं करेंगे. तो इस पे हम काम करते हैं. अब सिंपली हमें बोला गया है ए जो है वो क्या होगा हमारा, वो होगा बहुत सारे नंबर्स, ये Q के बराबर होगा, जो कि किससे, एक मिनट, जो कि √3 से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा. बट क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, हमें किसके लिए बोला है, Z के लिए बोला है. ठीक है, किसके लिए बोला है, Z के लिए. यानी कि अब इंटीजर्स के लिए बोल रहे हैं, तो या तो इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर्स. तो हमारे पास जो Z है वो क्या है, प्लस में भी है और माइनस में भी है. 0, -1, -2, -3 और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लेके चलना है. अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू में से क्या माइनस करना, यू में से आपको ए माइनस करना है. ठीक है, और यू क्या है हमारे पास, यू है हमारे पास क्यू, सॉरी u है हमारे पास q. तो हम a कॉम्प्लीमेंट के लिए q माइनस a करेंगे तो हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट आएगा. ठीक है, अब a को जब हम q में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ सिंपली कौन से नंबर्स बचेंगे, 1 2 3 4 माइनस वाले और प्लस वाले सब बचेंगे. यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से बचेंगे. ऐसे आप ले सकते हैं, यहाँ पे इसको आप सिंपली लिख दो कि स्क्वायर ब्रैकेट 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये बचेगा. ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ Z का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट का Z का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास इन नंबर्स को छोड़ के बाकी नंबर्स. तो अगर हम इसका A कॉम्प्लीमेंट यूनियन Z कॉम्प्लीमेंट करें तो वो Q में से क्या माइनस करके आ रहा है, Q में से 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये माइनस करने पे आ रहा है. ठीक है, अब ये माइनस करने पे आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, आप सिंपली लिख सकते हो कि दिस गिवन रिलेशन does not fall in calculated answer. ठीक है, जो भी हमने आंसर किया उसमें ये फॉल नहीं कर रहा है. इसका मतलब यहाँ पर बाय में 2 भी आएगा, क्योंकि जब हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो भी हमारे पास पावर जुड़ती है, जैसे ये होगा u1 + 1, u1 + 1 अपॉन 1 + 1, ये हमारा इंटीग्रेशन का मेन मोटिव होता है. ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर होगा उसमें 1/2 भी हो जाएगा ऐड, तो यहाँ पे 1/6 इंटू कॉट इनवर्स x³ + c हो जाएगा. ठीक है, अब आगे बढ़े. तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, याद रखना है कि पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या कह रहा है. ठीक है, Z यहाँ पर आपके पास जो है 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. अब इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे ये क्वेश्चन शायद पूरा लिया नहीं गया है. ये जो Z होगा
यहाँ पर जो लिखा होगा ये जनरली या तो नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहा होगा या पॉजिटिव। यहाँ पर मेरे हिसाब से ये नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? नेगेटिव इंटीजर्स की। तो जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर देगा इस तरह से, ठीक है। तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन था ये, बट समझने के लिए आपको सिंपली याद रखना है कि जो आपके इंटीजर्स होंगे वो इस तरह से होते हैं, तो दोनों में से एक को मना करेगा और एक को कहेगा हाँ। तो जब हम उसका क्या करेंगे, यूनियन निकालेंगे, तो यूनियन निकालने के बाद आपके पास ये मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट के थ्रू, तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर बचेंगे इसमें से, ठीक है। तो हमारे पास जो भी हमारा पास डाटा आया उस डाटा में क्या नहीं है, 1 नहीं है, और यहाँ पर क्या है, 1 लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास देखो ये भी आपका ट्रू फॉल्स का ही क्वेश्चन है, और जो बच्चे थोड़ा सा भी पहले मैथ्स पढ़ा होगा उन्होंने, तो उनको साफ साफ दिख रहा होगा कि हर बच्चा इसको फॉल्स ही लिख के आएगा कि ट्रू लिख के आएगा। इसको ये रिलेशन क्या होगा, बिल्कुल ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो साइन की वैल्यू है साइन रूट एक्स है और इज नॉट इक्वल टू डेरिवेशन ऑफ रूट साइन एक्स। दोनों का मैं इसको क्या पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। आपको क्या करना है, LHS लेके इसको सॉल्व करना है एंड RHS लेके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको दिख जाएगा कि वहां पर वो क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो इक्वल नहीं है। जस्टिफाई करने के लिए आप वैल्यूज लेके उसे कर देंगे। वैल्यूज आप कोई सी भी ले सकते हो, 0, 90, जो भी आपकी इच्छा हो आप ले लेना। नहीं भी लोगे तो भी आपको पूरे ही नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। क्या अगर आप को लग रहा है कि इस क्वेश्चन को कराना है तो आप बोलिए कमेंट सेक्शन में यस और नो जो भी है, अदरवाइज हम आगे मूव कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया एक्चुअली सच में, ठीक है। हमारे बाकी साथी भी यहाँ हमारा इंतज़ार करते हैं, उनके घर वाले भी इंतज़ार करते हैं। तो आई होप हो गया, ये दोनों को बस डेरिवेट करना है दो तरफ से, और ये ट्रू है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा लल्लू क्वेश्चन है जिसे हम लल्लू बोलेंगे। बस ध्यान ये देना है, देखो ये स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू फॉल्स का ही है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बस क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ा सा क्या ध्यान देना है आपको ये दिख रहा है, ये ब्रैकेट है, लेकिन कौन सा, इसे कर्व ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये राउंड ब्रैकेट है। ये क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। इन सब के मतलब अलग अलग होते हैं, इन सब के मतलब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जब आपको ये दिख रहा है कि Q for what, Q for what, रैशनल नंबर, Z for what, इंटीजर, N for what, नेचुरल नंबर। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए ना उन्होंने आपको क्या किया, गुमराह करने के लिए पहले नंबर पे उन्होंने रैशनल नंबर ही दे दिया, दूसरे नंबर पे इंटीजर ही दे दिया, और तीसरे नंबर पे आपको क्या दे दिया, सिंपल नेचुरल नंबर दे दिया। बट जब हम किसी सेट के एलिमेंट्स को दिखाते हैं, ठीक है, सेट के एलिमेंट्स को दिखाते हैं, तब इसका यूज करते हैं। दिस ब्रैकेट इज यूज टू रिप्रेजेंट सेट, ठीक है। अगर हमें सिंपली इस रिलेशन को दिखाना है तो इस रिलेशन को हम ऐसे दिखाते हैं। जिस बच्चे ने वेक्टर या 3D पढ़ा होगा उनको पता होगा कि हम किस तरह से इसको दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। अगर ये ऐसे लिखा होता तो ये ट्रू होता, बट ये कैसे लिखा हुआ है, कर्वी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर यहां पर देखें तो ये क्या है, फॉल्स है। क्या है ये, फॉल्स। रीजन मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, बड़ा ही सिंपल सा रीजन है। और ऐसे क्वेश्चन जो हमें लगते हैं कि बहुत कठिन है और बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, और उसको करना बस थोड़ा सा लॉजिक लगा के समझना होता है। ये लॉजिक था, ये लॉजिक अगर आपने समझ लिया तो आपका बेड़ा पार है, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल बेड़ा पार होगा। डोंट यू वरी, वी आर ऑलवेज विद यू। और इसी के साथ आई होप हमारी जो कक्षा है
यही समाप्त होगी। टाइम भी काफ़ी हो गया, आप लोग अब थोड़ा सा खुद से भी डाउट बना सकते हैं। आप अपने डाउट्स हमें टेलीग्राम पे ही भेज सकते हैं, ठीक है। जो भी हमें टेलीग्राम पे अपने डाउट्स भेजेगा या जिस भी पेपर को सॉल्व कराने की हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, विल फॉरवर्ड टू दैट, ओके, एंड विल ट्राई टू विन योर हार्ट्स बाय डूइंग सम हार्ड वर्क, ओके। एंड हमारी टीम पूरी सचेत और जुड़ी रहती है, हमेशा बच्चों के साथ लगी रहती है। वो देखते रहते हैं कि कौन से बच्चे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, वो मेरे तक वो क्वेश्चंस को लेके आएंगे। धन्यवाद आप लोगों का, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ KIIT। और KIIT is a kite that will lead you to the sky, higher sky than you think, okay? Thank you, bye bye, जय हिंद।